हेलो फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि मैं पूर्णेंदु पाठशाला से आप लोगों को यूपीएसजीएस के जो साल पेपर हैं पूर्व के उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसी क्रम में मैं 2014 का आज यूपीएसजीएस का जो पेपर पुराना आया है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके पहले मैंने 2009 और 2012 के दो पेपर लगभग 30-30 मिनट में आप लोग के समक्ष रखा। ठीक है। और अब 2014 का है जो आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको देखते जाइए। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस टाइप के जो करंट हैं या जीके हैं, जो उस 2009 या 12 या 14 में आए थे। उसको मैं नहीं पढ़ूँगा, केवल मैं वही पेपर पढ़ूँगा जो लॉ से रिलेटेड है। उसी क्रम में पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन एक मैं पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस समय 2014 में आया था कि निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है 1 का बी। ये कोलकाता है, 1 का बी। ठीक है। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन जो है आपका मैं पढ़ता हूँ कि दूसरा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। ठीक है ना। जिसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। एक 215 है, 275, 325 और 353। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर यहाँ पे है। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन इसमें आंसर जो है इसमें गलत बता रहा है। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है कि संविधान के चारों जो इसमें दिए गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार, ठीक है ना, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा, प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसमें जो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं यह इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए प्रश्न इसमें हम इस प्रश्न को ही गलत मानेंगे। ठीक है ना। बाकी जो हमने ये जो एक्सप्लेनेशन किया उसके आधार पे आपको जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल के थ्रू आपको आंसर इसमें मिल गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पृथकतः विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरे का डी, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चौथा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका जीके से है। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अब नाइन्थ क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। इसके पहले जीके था, तो नाइन्थ से फिर लास्ट शुरू हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से विधेयकों का कौन सा समुच्चय बजट के साथ संसद में पेश किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा वित्त एवं विनियोग विधेयक। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नियम के अंतर्गत नवीनीकरण का तात्पर्य है। तो ये है मूल संविदा के स्थान पर नई संविदा का प्रत्यास्थापन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में से फिर आपको बताते हैं 11। एक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है खुले न्यायालय में लिखकर साक्ष्य दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मौखिक साक्ष्य। ये अक्सर पूछता है, अक्सर पेपर में आता है, पीसीएसजे में भी यह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका मौखिक साक्ष्य यानी 11 का डी।
अब 12 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 का। वादी द्वारा प्रतिवादी को दस्ती समन दिया जाता है, किसके अंतर्गत होता है? तो आदेश 5 और नियम 9 क, ये सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता। आदेश 5 और नियम 9 क, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये आपका जो है 12 का ए है। ठीक, नेक्स्ट हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 13। 13 है आपका 13 है कि क की अंगूठी जो क के कब्जे में नहीं है, क की सम्मति के बिना ख इस आशय से उठा लेता है कि जब तक क इसके बदले ख को धन नहीं देता, ख दोषी है। ख किसका दोषी है? ख चोरी का दोषी होगा। ठीक है ना, चोरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मजिस्ट्रेट सीबीआई अन्वेषण का आदेश नहीं दे सकता, यह धारित किया गया है। किसमें धारित किया गया है? ये धारित किया गया है आपका ए में, सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सीबीआई बनाम राजस्थान मतलब 14 का ए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन में कि सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके लिए वारंट जारी किया जा चुका है। इस प्रकार उद्घोषणा जारी की जा सकती है किसके खिलाफ? अभियुक्त सभी के लिए, मतलब अपराधी के विरुद्ध, प्रतिभू के विरुद्ध, साक्षी के विरुद्ध। ठीक है, और उपयुक्त सभी के लिए। ये चारों ऑप्शन जो है इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इसमें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वितरणात्मक न्यास और विशुद्ध न्याय में अंतर बताया है? तो ये आपके हो जाएंगे अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं, 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी देना दंडनीय बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों, ये 17 का ए। ठीक है, 18 हम देख लेते हैं कि ए एवं बी दोनों नवयुवती एक दूसरे से लड़ती हैं। ए ने ब्लेड से बी के चेहरे पर हमला किया जिसके फलस्वरूप बी के गाल पर निशान पड़ गया। ए ने अपराध कारित किया। कौन सा अपराध है? ये है आपका ए, घोर उपहत्या। ठीक है ना, इसमें कई ग्राउंड है, जब आप पढ़ेंगे इसमें घोर उपहत्या जो 20 दिन तक पीड़ा देती है शरीर को, और भी कई ग्राउंड है, इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है ना, घोर उपहत्या 18 का ए। ठीक, इसमें दिया भी है 8 तरह की होती है, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में उपहत्या की 8 किस्में को हम घोर उपहत्या मानते हैं। ठीक है ना। फिलहाल 19 क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 में क्या है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर उठाने, किराए पर बेदखली अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन अपराधिकृत कब्जाधारी अतिचारी की श्रेणी में आएगा? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन होगा, जो व्यक्ति आवंटन आदेश के बिना भवन पर कब्जा रखता है। 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कौन सी धारा जोड़ी गई है? ठीक है ना, तो धारा 154 जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ग्राह्य है। क्या ग्राह्य है? जो क्रमवर्ती स्वयं दायित्व का गठन करता या न तो
करता हो। ये 21 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 22 में आ जाइए। 22 क्या कह रहा है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत एक व्यक्ति का कथन जो मर गया है ग्राह्य है। क्या ग्राह्य है? स्वयं की मृत्यु के कारणों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं होगा इसका। नेक्स्ट 23, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर और 18 वर्ष कर दी गई? इसका होगा ऑप्शन बी। 61वां संशोधन है 1989 में। ठीक है ना, 23 का बी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कहता है? निम्न में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विधान मंडल के सदस्य आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि के कारण अयोग्य नहीं होंगे यदि वे उचित न्यायालय में अपील फाइल कर देते हैं? इसका ऑप्शन होगा 24 का डी, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ठीक है, 25 में आ जाइए कि निम्न में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ठीक है, अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, दूसरा मफतलाल उद्योग लिमिटेड बनाम भारत संघ, तीसरा SR बोमई बनाम भारत संघ, चौथा उनकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो इसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो ऑप्शन बी होगा, मफतलाल उद्योग लिमिटेड बनाम भारत संघ। 26 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए का विनिमय किराया एवं बेदखली अधिनियम 1972 की धारा 55 के अंतर्गत खाली भवन के बारे में जिस मजिस्ट्रेट को मकानदार द्वारा अधिकतम कितने दिनों के भीतर सूचना दिया जाना चाहिए? जिला मजिस्ट्रेट को मकानदार द्वारा अधिकतम कितने दिन के भीतर सूचना दिया जाना चाहिए? ठीक है ना, तो ये हो गया 7 दिन। 26 का बी, 7 दिन। 27, एक मामले में वाद के पक्षकार समझौता कर सकते हैं। किसमें? 27 का बी, CPC के आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत ये समझौता करने का विधान है। ठीक है, ऑप्शन बी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दान का अध्याय क्या है? मुस्लिम दान पर प्रयोज्य नहीं होता है। मुस्लिम दान पर प्रयोज्य नहीं होता है। 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावी संपत्ति का दान है, क्या है? शून्य है। 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 111 के अंतर्गत नोटिस का अद्यतन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अद्यतन। ठीक है ना, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना है उसकी अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति से होना चाहिए। ठीक है ना, तो 30 का ए। 31 है मित्रों, संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा धारा 106 के सिद्धांत लागू होंगे। क्या लागू होंगे? उसमें ए होगा, ए, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से। फिर आ जाइए आप 32 में, भारतीय संहिता की धारा 497 जारता के अपराध के लिए केवल पुरुष का दंडित किया जाना अधिकारिता अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के संदर्भ में है? ये है अनुच्छेद 15(3), ऑप्शन बी। फिर आप इसमें आ जाइए 33 में आ जाइए। निम्न कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत परिसीमा काल नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, इसका होगा सी, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू राजस्व अधिनियम 1950 की धारा 198 उपधारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर। ठीक है ना, फिर आप 34 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था
अधिनियम 1950 के अंतर्गत में 1950 के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अंतरण होगा, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना, वाइड होगा, ठीक। 34 का सी। नेक्स्ट फिर आप आ जाइए 35 में धारा 122B, ठीक है, 4F के अंतर्गत जोत की अधिकतम सीमा लाभ के लिए होता है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए धारित जोत का शामिल करते हुए क्या होगा इसमें ऑप्शन 3.1825 एकड़, ठीक है ना, ये 35 का ए हो गया। 36 में आ जाइए कि कितने वर्षों बाद असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष, 36 का डी। फिर आप आ जाइए 37 में। 37 में है कि भूमिधर के अधिकार समाप्त हो जाने के बाद भूमि धारित करने का हकदार हो जाता है, कौन हो जाता है, तो भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है, 37 का सी। 38 में आप आ जाइए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 8 उपधारा 3 के अंतर्गत पारित आदेश है, कौन सा है पारित आदेश। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो इससे कनेक्ट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन बता रहा है प्रश्न गलत है, ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 8 में मात्र 2 खंड है और उसकी अपील का प्रावधान नहीं है। धारा 8 खसरा तथा चालू रजिस्टर का पुनरीक्षण संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों की अवधारणा के बारे में प्रावधान करती है, ठीक। 39 हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा के लिपिकीय या गणितीय त्रुटि को ठीक करने का प्रावधान है, ठीक है ना, ये धारा 42 का होगा, सी, ऑप्शन सी, 39 का सी, सेक्शन 42A, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 195 अधिनियम 195 की धारा 52(1) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए चकरोड एवं चकमार के लिए खातेदार द्वारा प्रत्यावेदन देने के लिए धारा 52 क के अंतर्गत कितनी परिसीमा उपबंधित है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 माह, 6 मंथ, ठीक है ना, आंसर सी, 40 का सी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं 41 में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 52 उपधारा 1 के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी होने के बाद कुल खातेदारों के न्यूनतम कितने प्रतिशत खातेदारों द्वारा प्रत्यावेदन देने पर कलेक्टर चकमार्ग या चकरोड के संबंध में उपबंध कर सकता है, ठीक है ना, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 41 का सी, 10%। 42 में आ जाइए। न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्धारित किया है कि उपनिदेशक चकबंदी को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है, ये किसमें कहा गया है, ये ऑप्शन सी में श्रीमती शिवराजी और अन्य बनाम उपनिदेशक चकबंदी 1997, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 43। अधिभार समाप्त या वसूल नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं किया जा सकता है, 43 का सी, क्षति नुकसान व्यय दुर्व्यय से 10 वर्ष पूर्ण होने पर या व्यक्ति के दायी होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है ना, 43 हो गया। 44 में आ जाइए। 44 का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत न्याय पंचायत द्वारा पारित आदेश या डिग्री के निष्पादन का उपबंध करता है, क्या होगा, सेक्शन 93, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय पंचायत या उसके किसी सदस्य के अवमान के लिए अधिकतम कितना दंड है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 दिनों से अनधिक कारावास, 100 रुपये से अनधिक जुर्माना, ए बी दोनों, और 10 रुपये से अनधिक जुर्माना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, कि डी हो जाएगा आपका, क्या है, 10 रुपये से अनधिक जुर्माना, ठीक। अब 46 में आप आ जाइए कि उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम
1947 की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सदस्य एवं सेवक भारतीय दंड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक हैं? ठीक, तो ये होगा आपका सेक्शन 28 और ऑप्शन डी, 46 का डी। फिर आप 47 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत गांव सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकता है। क्या नोटिस दिया जा सकता है? बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व। ठीक, फिर आप 48 में आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ए 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची उपबंधित करती है पंचायती राज, प्रतिरक्षारोधी, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विद्यमान कारण और आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, तो 49 का डी, 8वीं अनुसूची जो है आपकी डी, आधिकारिक भाषाएं। फिर नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन पूछते हैं कि उच्चतम न्यायालय में फ्यूशन जज से तात्पर्य है। क्या होता है फ्यूशन जज? तो ये होता है कि इसमें होता है साथी न्यायाधीश। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं साथी न्यायाधीश, ऑप्शन सी। 51 में आ जाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(a) संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नपुंसकता है, फिर मानसिक अस्वस्थता है, कपट है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 51 का ए, नपुंसकता। 52 में आ जाइए। गर्भवती स्त्री द्वारा शादी के समय अपने गर्भधारण के बारे में छिपाकर विवाह करना, ये क्या है? ये शून्यकरण है। ठीक है ना, शून्यकरण, 52 का ए। नेक्स्ट है 53। न्यायिक पृथक्करण के दौरान जानता में रहना क्या तलाक का आधार है? न्यायिक पृथक्करण के दौरान जारता में रहना क्या तलाक का आधार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 160 के अंतर्गत भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण के मामले की अपील पोषणीय होगी। क्या होगी? ये होगा आपका ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। फिर 55 हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि माता की मृत्यु के बाद अधर्मज संतान का संरक्षक कौन हो जाता है? माता की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, तो माता की मृत्यु के बाद अधर्मज संतान का संरक्षक हो जाता है फादर, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, पिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बीच के कुछ जीके जीएस लैंग्वेज आ गए थे। अब हम फिर 61 से पढ़ते हैं। प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अधीन निम्नलिखित में कौन सही है? क्या सही है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। क्या क्या सही है? अपने एजेंट के गलत कार्य के लिए प्रधान उत्तरदायी होता है, सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी दायी होता है, भागीदार एक दूसरे के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन डी। ठीक, अब हम आ जाते हैं 62 पे। आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आजाद के अस्तित्व में आने तक किसी अन्य जीवित व्यक्ति में पूर्वहित का सृजन। ठीक है ना, ऑप्शन सी, 62 का ऑप्शन सी। 63 में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश नगरपालिका नियम 1916 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नगरपालिका को विघटित करने के लिए सशक्त करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेक्शन 30। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर आते हैं 64 पे। निम्नलिखित में कौन डिक्री है? ठीक है ना, तो डिक्री क्या है? उपयुक्त सभी, वाद के उपशमन का आदेश, कालावरोधी अपील का खारिज किया जाना और साक्ष्य के अभाव में वाद का खारिज किया जाना, ये सभी उपरोक्त जो है डिक्री में आता है। 65 हम पढ़ते हैं कि सीपीसी 1908 की धारा के अंतर्गत न्यायाधीश न्यायालय एक
पीठासीन अधिकारी के रूप में परिभाषित करता है? तो ये होगा 2(8). हाँ, ऑप्शन ए। ठीक है, ए 2(8). फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रांग प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियों में। ठीक है ना, 66 का डी। 67 में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन विशेषता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(द) के अंतर्गत परिवाद की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पुलिस रिपोर्ट को हम परिवाद की परिभाषा में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए 68 पे कि मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए अभियुक्त को समन जारी कर सकता है। यह कथन सही है कि गलत है? यह गलत है। ठीक है ना, क्योंकि उसको एक्सप्लेन किया जाए, प्राकृतिक न्याय का उद्देश्य है कि न्यायालय को किसी प्रश्न का निर्णय ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर बिना दिए नहीं करना चाहिए। मतलब समन तभी इशू होगा जब हम बिना किसी को सुने हम समन नहीं इशू कर सकते। ठीक है, अवसर दिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट हम आ गए 69 में, एकल स्वामी की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी पुरानी फर्म में स्वतः भागीदार हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन 69 का बी हो जाएगा, गलत है ये। ठीक है ना, 70 में आ जाइए कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक भागीदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं? ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सेक्शन होगा? तो सेक्शन 18 होगा और ऑप्शन बी होगा, 17 का बी। फिर आप नेक्स्ट आ जाते हैं 71 में कि ए बी को प्रस्ताव करता है कि वो उसकी तस्वीर बना देगा, तो उसे उचित प्रतिफल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, प्रस्ताव वैध नहीं है जब शर्त अनिश्चित है। ठीक, इसमें निश्चितता नहीं है, इसलिए ये सी ऑप्शन होगा, प्रस्ताव वैध नहीं है जब शर्त अनिश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 22 के अंतर्गत चल संपत्ति की परिसीमा में शामिल नहीं है भूमि से संलग्न वस्तुएं, भूमि में अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इद्दत अवधि के पालन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? स्त्री गर्भवती है या नहीं इसे सुनिश्चित करना और बच्चे के पितृत्व को सुनिश्चित करना। ठीक है ना, तो ये इसका होगा आपका ऑप्शन सी होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। अब आप 74 क्वेश्चन में आ जाइए, मुद्दा विवाह की न्यूनतम अवधि, मिनिमम टाइम क्या है मुद्दा विवाह की? तो इसका मिनिमम टाइम है, कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है इसकी। ठीक, 75 में हम आ जाते हैं कि एडॉप्शन है, एडॉप्शन 75, दत्तक ग्रहण लागू नहीं होता। किस पे नहीं लागू होता? मुस्लिम पे। दत्तक ग्रहण लागू नहीं होता मुस्लिम पे। 76 में आ जाइए, दुर्भावना का तत्व है, क्या दुर्भावना का तत्व है? दुर्भावना का तत्व है कि मानहानि एवं विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अपकृत्यों में आवश्यक है। मानहानि एवं विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अपकृत्यों में आवश्यक है। ये आपका हो गया ऑप्शन सी 76 का। नेक्स्ट हम आ गए 77 पे, दो समान वादों में समान पक्षकारों के मध्य समान विषय वस्तु एवं समान मामले हैं, वहाँ वादों को रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चातवर्ती। फिर 78 में आ गए, संपत्ति अंतरण नियम के प्रावधान के आजाद व्यक्ति के निहित हित प्राप्त करता है। निहित हित प्राप्त करता है कब से? जन्म से। 78 का ए। नेक्स्ट आप आ जाइए, निम्न में किन शर्तों के अधीन पट्टा समाप्त हो जाता है? तो समय की समाप्ति पे, पट्टाकर्ता के हित या शक्ति की समाप्त होने पे, विलयन पे, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आप आ जाइए
सुन्नी विधि में अवयस्क का संरक्षक कौन होता है? तो पिता होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा डी, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन मुस्लिम विधि भारत में लागू होता है? ठीक है ना। तो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 81 का, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 कौन सी धारा प्रावधान करती है कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र का विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद उपाध्यक्ष से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई विकास या निर्माण नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा सेक्शन 14, ऑप्शन बी। फिर 84 में आ जाइए, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद उपाध्यक्ष को लिखित अनुमति बिना कार्य निरंतर जारी रखने पर अधिकतम कितना जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा? इसमें 30,000 दिया है, 1,00,000 रुपये दिया है, 50,000 रुपये दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा 50,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 50,000 रुपये, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? ठीक है, कौन सा करता है? तो ये करता है आपका 44, ठीक है, ये आर्टिकल 44, ऑप्शन डी। फिर 86 में आ जाइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक संख्याओं के हित का उपबंध करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 30, आर्टिकल 30 आपका है, आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी, 86 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम संख्या है 1, ठीक है ना, ऑप्शन ए, 88 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 आपके सामने है कि लैंगिक अपराध अधिनियम से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो नवंबर 2012 में प्रवर्तन में आया के अंतर्गत बालक या लड़के या लड़की जिसकी उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वर्ष, ऑप्शन डी होगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, जिसमें से कुछ जीके जीएस भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन जो आगे अभी देखा जाएगा। 19 है, निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निर्धारित किया है कि भारतीय न्यायालयों का भारत से बाहर स्थित मध्यस्थम पंचाटों पर अधिकारिता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैंसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 देखते हैं, संविधान में शर्तें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? अभिव्यक्ति या विवक्षित, ऑप्शन सी, 91 का सी। उसके बाद से 93 जो है, निम्न मामलों में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि सोने का अधिकार मौलिक अधिकार है? ठीक है ना। तो ये है आपका रामलीला मैदान केस, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये आपके एक तरह से फंडामेंटल राइट है कि आप किसी को रोक नहीं सकते, तो इसलिए 92 का बी, ठीक है ना, रामलीला मैदान केस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 93 कौन सा मूल अधिकार 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसे 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। 94 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 अवैध मानव अंग का उत्तक प्रत्यारोपण के लिए दंड में वृद्धि की गई है। कितनी है दंड, पनिशमेंट का कितना वो है?
94 का बी। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर पढ़ते हैं 95 क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में निर्धारित किया है कि ओबीसी छात्र सामान्य वर्ग के एडमिशन कट ऑफ में कितने प्रतिशत कम अंक पाने पर एडमिशन के योग्य माने जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका 10% ये है माना जाएगा, इसमें 10% की छूट का मामला है इसमें 95 का बी। ठीक है, फिर 96 में आप आ जाइए कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वैश्या को भी एकांतता का अधिकार है। ये कथन कहा गया है, ये कथन क्या है, सही है गलत है? तो 96 का ए, ये कथन सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 97, रूढ़िगत अधिकारों के मामले में सुखाधिकार सामान्य स्थानों से जुड़े अधिकार हैं। क्या है? ये लोक है, पब्लिक है, पब्लिकली, इसको पब्लिक बोलेंगे। 97 का बी। 98 में आ जाइए, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के किस धारा में सुखाधिकार परिभाषित है 98 में? तो ये इसका ऑप्शन होगा सी होगा, 98 का सी, सेक्शन 4। ठीक है, 99 में आप आ जाइए, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रथागत सुखाधिकार परिभाषित है। ठीक, तो ये आपका 99 का हो जाएगा बी। ठीक है ना, बी मतलब सेक्शन 18, 99 का बी, सेक्शन 18। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेष राय सुसंगत होता है? कौन सा सेक्शन है? तो इस सेक्शन 45 है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, सेक्शन 45 और ऑप्शन डी। तो मित्रों, मैंने 3 वीडियो में 3 साल के पेपर को 2009, 12 और 2014 को आप लोग के सामने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग आसानी से वीडियो देख के इन एचजीएस के पेपर को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका समय भी बचे और आपका एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फिर मैं अगले प्रश्न पत्र के साथ जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।